हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। आपकी 15 मिनट सीरीज का आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम इस चैप्टर में समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत हमें क्यों होती है, और उस डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि जिन कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे क्या हास्टल हो रहा है तो ही हमें डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम जान लेते हैं कि क्या होती है डेमोक्रेसी और हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसके अंदर लोग, उस कंट्री के सिटीजन अपना राइट परफॉर्म करते हैं, राइट टू वोट, और उससे रूलर को चुनते हैं और वही रूलर रिप्रेजेंटेटिव से बनती है गवर्नमेंट जो हम पे रूल करती है, वेलफेयर का काम करती है। डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारे राइट्स, फ्रीडम मिलते हैं और जिनकी मदद से हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने जान लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होगी, ताकि हम हमारे रूलर्स को चुन पाएँ हमारे वेलफेयर के लिए। तो अब डेमोक्रेसी के कुछ टाइप्स जान लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के क्या टाइप होते हैं? इसके अंदर दो टाइप होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट खुद बनती है, मतलब उसमें वहाँ के लोगों का कोई रूल नहीं होता, या तो गवर्नमेंट ही नहीं होती, या तो कोई शासक या कोई राजा महाराजा, कोई डिक्टेटर रूल करता है उस कंट्री के ऊपर। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझते हैं। तो इसके लिए हमें जानना होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है वहाँ पे होती है, उस कंट्री में होती है डेमोक्रेसी। अब हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर रूलर चुना जाता है लोगों के द्वारा। सिटीजन अपने रूलर, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। अब हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा नहीं बनाई जाती, मतलब लोग वहाँ पे अपना रूलर या लीडर खुद नहीं चुन सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इसके लिए हम म्यांमार का केस देखते हैं जो कि इंडिया के काफ़ी पास है। म्यांमार के अंदर आर्मी का रूल था। आर्मी 1962 से वहाँ रूल कर रही थी, और आर्मी को आप भी जानते हो कि लोग नहीं चुनते हैं। इसी के साथ हम एक और केस जान लेते हैं जो कि था चाइल्ड का केस। वहाँ पर भी लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे ऑगस्टो पिनोशे उगार्ड रूल करते थे। अब हम देख लेते हैं कि मोनार्की सिस्टम क्या होता है। मोनार्की सिस्टम होता है जहाँ पे किंग रूल करता है, और अगर उस किंग की भी डेथ हो जाती है तो जो किंग का बेटा होता है वो रूलर बन जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं डायनेस्टिक रूल। एक परिवार जो राजा महाराजाओं का है वही रूल करते जाते हैं एक कंट्री के ऊपर। यही चीज़ हुई थी सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में जो रूलर थे वो किंग हुआ करते थे। वहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी वो बाय बर्थ ही रूलर बन जाती थी, जैसे राजा है उनका बेटा हुआ अब वो रूल करेगा, ये सिस्टम होता था। इसी को हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। तो अब जो ये मोनार्की सिस्टम है, क्या ये डेमोक्रेटिक होता है? नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स को हम चुनते हैं, सिटीजन चुनते हैं। तो क्या रॉयल फैमिली को हमने चुना? नहीं। तो ये सिस्टम, मोनार्की सिस्टम, डेमोक्रेटिक नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है डेमोक्रेसी में एंड नॉन डेमोक्रेसी के अंदर? डेमोक्रेसी क्या होती है जिसके अंदर लोग अपना रूलर चुनते हैं, और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है जिसके अंदर लोग अपना रूलर नहीं चुनते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अब फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे, ताकि हम डेमोक्रेसी को और बेटर तरीके से समझ पाएं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 की बात करें तो वहाँ पे मिलिट्री ऑल ऑफ अ सडन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। एक दिन आर्मी आती है और इनके द्वारा बनाई हुई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने ही चुनकर बनाया था, उनको ओवरथ्रो कर देती है। आर्मी के लीडर हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, और इन्होंने जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा तो खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था उस कंट्री का कि अब मैं यहाँ का रूलर हूँ, अब मैं यहाँ पे रूल करूँगा अपने आर्मी रूल के अकॉर्डिंग। बाद में इन्होंने
खुद की डेजिग्नेशन मतलब खुद का जो पोस्ट थी उससे चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके खुद को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। अब इन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम लेकर आए। रेफरेंडम क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर टाइप होता है जिसके अंदर लोगों के सामने एक पक्ष रखा जाता है कि अगर आप लोगों को मंजूर है तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा ये प्रेसिडेंट की पोस्ट। तो परवेज मुशर्रफ ने भी ये रेफरेंडम रखा लोगों के सामने ताकि वो 5 और सालों के लिए वहां के प्रेसिडेंट बन सके। उन्होंने रेफरेंडम में ये चीज पूछी कि क्या मैं बन सकता हूं या नहीं, और आप मानेंगे नहीं इसका रिजल्ट क्या आया। इसका रिजल्ट आया कि लोगों ने उनको यस कर दिया इस रेफरेंडम में कि हाँ हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रेसिडेंट बनो। लेकिन वहां की जो मीडिया थी, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जो लोगों के हक के लिए सही के लिए लड़ते थे, और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते थे, उन्होंने बोला कि जो रेफरेंडम पास हुआ है ना ये लीगल वे में नहीं हुआ, मतलब यारो डरा धमका के हुआ है, इसमें चीटिंग हुई है। आंसर यस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहे थे ना वहां पर। अब परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क इशू करवाया। उसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। एंड आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेस होता है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने अमेंड कर दिया, मतलब वो चाहते थे कि उनके पास सारी मैक्सिमम पावर आ जाए देश की। अब उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर के तहत उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट रहेगा वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को कभी भी डिसमिस कर सकता है। और नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली में जो मेंबर होते थे उनको कौन चुनते थे? वहां के सिटीजन। ठीक है, लेकिन इसकी पावर भी परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथों में ले ली थी। अब बात आती है कि जो वहां के सिविल कैबिनेट थे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली में, उनको लीड कौन करता था, हेड कौन करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के किसके अंदर आती थी? आर्मी के अंदर। और आर्मी के लीडर तो हमें पता ही है परवेज मुशर्रफ थे, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने सारी पावर खुद के अंडर ही ले ली, ये बोलकर कि वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। तो हम इससे फीचर्स जो समझे हैं वो है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है? रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको लोग चुनते हैं उनके हाथ में होता है। लेकिन पाकिस्तान के केस से हमने जाना कि सारी पावर ही परवेज मुशर्रफ ने अपने पास ले ली थी, जिनको लोगों ने चुना भी नहीं था। अब हम समझते हैं सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको समझने के लिए हम एक चाइना का केस जान लेते हैं। चाइना में इलेक्शन होते थे, इलेक्शन पार्लियामेंट के होते थे हर 5 साल के अंदर, जिसमें नेशनल पीपल कांग्रेस इन्वॉल्वमेंट दिखाती थी, पार्टिसिपेशन दिखाती थी। जो भी प्रेसिडेंट बनता था चाइना को वो पार्लियामेंट के प्रोसीजर के द्वारा ही चुना जाता था। अब इलेक्शन तो होते थे लेकिन वहां पे केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन के अंदर, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते थे, उनको इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल लेनी होती थी। जिनको ये अप्रूव करेंगे वही पार्टी या वही मेंबर खड़ा होता था। और अगर वो दूसरी पार्टी का है तो उनको भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती थी, तभी वो इलेक्शन में उतर पाते थे। यानी कि हम बोल लेते हैं 1 पार्टी रूल हुआ करता था वहां पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको के अंदर भी इलेक्शन होते थे हर 6 साल के अंदर प्रेसिडेंट चुनने के लिए, बट There was never a rule by the military and dictator। और हम ये भी कहते हैं कि वहाँ मिलिट्री और डिक्टेटर का रूल नहीं था, लेकिन जब ईयर हम बात करें 1930 से लेकर 2000 की, तो वहाँ पे एक पार्टी थी PRI, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये जो पार्टी थी वो बहुत सारी ऐसी डर्टी ट्रिक यूज कर देती थी जिससे कि वो इलेक्शन में जीत पाए। जैसे लास्ट मिनट पे वो पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर देती थी, वहां पे मीडिया में केवल इसी पार्टी की तारीफ की जाती थी, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाया जाता था। वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे वहां पे बच्चों के पेरेंट्स को बुला के बोला जाता था कि आप लोगों को हमारे ही PRI के लीडर्स को ही चुनना है, नहीं तो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे। इस तरीके की बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करके ये पार्टी हमेशा पावर में रहती थी। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उनको भी मीटिंग में बुलाया जाता था कि आपको और आपके परिवार को हमें ही वोट देना है। मतलब इलेक्शन तो होते थे लेकिन जीतती यही पार्टी थी, ये और पार्टीज को उभरने का, सामने आने का मौका ही नहीं देती थी। तो इससे हम सेकंड फीचर के कंक्लूजन पे आते हैं कि डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहां पे जो पावर में हो उनके पास ये मौका भी हो कि वो हमेशा जीते नहीं, हार भी सके। आप लोगों को समझ में आई ये बात कि रूलर्स के पास भी और सिटीजन के पास भी चॉइसेस हों,
अपने लीडर्स को चुनने की, ये नहीं हो हमेशा उनको एक ही पार्टी या एक ही लीडर चूज करना पड़े या उनको रूल करने को मिले। अब हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं जिसको समझेंगे हम एक और जगह के केस से, जो कि था सऊदी अरेबिया का केस। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, 2015 के पहले जो वुमेन थी सऊदी अरेबिया की, उनको राइट टू वोट नहीं था। मतलब वहाँ पे वुमेन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकती थी, अपने हक के लिए आगे नहीं आ सकती थी। अब चलते हैं एस्टोनिया के केस में। एस्टोनिया में क्या हुआ करता था कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी अपना वोट कास्ट करने के लिए। और थर्ड केस आता है फिजी का। फिजी में क्या होता था कि जो वहाँ के इंडिजिनियस फिजी थे, इंडिजिनियस फिजी मतलब जो कि फिजी से ही बिलोंग करते थे, उनको उनके वोट की वैल्यू को ज़्यादा सुपीरियरिटी मिलती थी इन कंपैरिजन टू इंडियन फिजी। मतलब जो इंडिया में रहने वाले लोग थे जो वहाँ जाके बस गए थे, उनके वोट को सेम वैल्यू नहीं मिलती थी। मान लो कि एक राम है और श्याम है, तो श्याम के एक वोट को 2 वैल्यू दी जाएगी और राम के एक वोट को 1 ही वैल्यू दी जाएगी। ऐसा होता था इंडिजिनियस फिजी और इंडियन फिजी के बीच में, यानी कि इनके वोट को 2 वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी कंपेयर टू इंडियन फिजी। तो इनके केस से हमें ये समझ में आया कि वोटिंग में डिफरेंस था। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हर अडल्ट सिटीजन मतलब जो राइट टू वोट हो जिसके पास, जैसे हमारी कंट्री में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ने 18 साल के ऊपर वालों को राइट टू वोट दिया है, इसलिए अडल्ट सिटीजन बोला गया है। उनके पास एक वोट होता है और हर वोट की एक वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी के वोट की वैल्यू कम होती है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे, जिसको हम समझेंगे जिम्बाब्वे का केस लेकर। अब जिम्बाब्वे जो था वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, मतलब ब्रिटेन के लोग इस पे राज करते थे। हालांकि जो वहाँ पे जो वाइट थे, मतलब जो ब्रिटेन से लोग बिलोंग करते थे, वो थे तो माइनॉरिटी में, स्टिल उनका ही रूल था जिम्बाब्वे के ऊपर। अब 1980 में हुआ क्या कि जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिल गई थी वाइट माइनॉरिटी से, तो वहाँ पे ZANU-PF एक पार्टी हुआ करती थी, उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। यही पार्टी ने बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक रूल किया था। अगर कोर्ट भी उस पार्टी के अगेंस्ट कोई जजमेंट निकाल देता था, मतलब वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी उस पार्टी ने, और उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोर्ट में कुछ बोल देता था तो उसको इग्नोर किया जाता था। ये पार्टी अपनी मनमानी करती थी, अपना रूल चलाती थी, अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड किया जाता था कि रॉबर्ट मुगाबे के पास ही सारी पावर्स आ जाए। लेकिन 2017 में जब फाइनली पूरी सत्ता पलट हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, फाइनली रॉबर्ट मुगाबे से रेजिग्नेशन ले लिया गया था। 2017 में इनको हटाया गया था। तो हम इसके फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं इस लास्ट फीचर के। A democratic government rules within the limits set by the constitutional laws and citizen right। मतलब कि कोई भी रूलर या कोई भी पार्टी कितनी भी पॉपुलर है उससे सत्ता नहीं चलती है, उससे गवर्नमेंट नहीं चलती है। तो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों के हित के लिए ही चुना जाता है, लोग ही चुनते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट सेट करी है उसके अंदर रहकर काम नहीं कर रही है, लोगों के राइट्स को वो तवज्जो नहीं दे रही है, तो उस पार्टी का कोई रूल नहीं बनता, डेमोक्रेसी का वहाँ कोई रूल नहीं बनता। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहकर ही काम करना चाहिए, लोगों के हित के लिए ही काम करे, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो पाती है। यहाँ होते हैं इसके फीचर्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तो है लेकिन कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होंगे डेमोक्रेसी के लिए। इससे हमारा टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डीमेरिट्स। तो जो डेमोक्रेसी के अंदर लीडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो कभी एक पार्टी जीत रही है तो उसका लीडर बन रहा है, कभी दूसरी पार्टी जीत रही है तो उसका लीडर आ रहा है पावर में। तो इससे लीडर्स चेंज होते रहते हैं। जब तक वो लीडर समझता है कि वर्क कैसे करना है, उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका होता है और इससे थोड़ी इंस्टेबिलिटी आती है। जैसे आपकी क्लास टीचर भी चेंज होगी तो क्लास थोड़ी हिलेगी ना, यार मैम चेंज हो गई है, अब उनको नाम याद करने होंगे वापस से बच्चों के, कौन सा बच्चा कैसा है, वो समझने में टाइम लग जाएगा। वही डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है। पार्टीज होती हैं और वो लड़ती हैं आपस में जीतने के लिए, ठीक है।
कंपटीशन के बारे में है, पावर प्ले के बारे में, इसलिए यहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं होती। मतलब जब पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप डालती हैं, दूसरे लीडर्स को नीचा दिखाती हैं, तो मॉरल नहीं बच जाता। उस कंपटीशन में लोग इंसानियत भूल जाते हैं। तो so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay। जब डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन होता है तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तब जाके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ डेमोक्रेसी का। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जो लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, तो इसकी वजह से बैड डिसीजन भी कई बार हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कोई लीडर एक ऐसा डिसीजन ले रहा हो जो कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए हार्मफुल हो। ठीक है, डेमोक्रेसी में करप्शन होता है क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो लोग, पार्टीज पैसा लगाती हैं ताकि वो जीत सकें, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पैसा लीडर्स अपने अंडर भी रख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, करप्शन होगा। एंड लास्ट पॉइंट, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, कॉमन सिटीजन होते हैं, उनको नहीं पता रहता कि कौन सी पार्टी को उनको इलेक्ट करना चाहिए, कौन से रूलर को उन्हें जितवाना चाहिए, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। जो गरीब लोग होते हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके पास सोर्स नहीं होता सारी इन्फॉर्मेशन का, उनको पता ही नहीं तो होता कि किसको चुनना है। वो तो जो टीवी पे देख रहे होंगे बाई चांस, एडवर्टीजमेंट में या लोगों से सुन रहे होंगे, उसी रूलर को वो इलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस पे, कि अगर डिसएडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदे भी होंगे, नहीं तो डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर नहीं होती। तो इसके लिए हम समझते हैं चाइना फामाइन का केस, मतलब भूखमरी। इस लेवल पे कमी आ जाना कि लोग खाने से मर रहे हैं, खाने के बिना मर रहे हैं। तो 1958 से लेकर 1961 के अंदर चाइना में फामाइन आई थी, भूखमरी हुई थी, जिसके अंदर 30 मिलियन लोग मारे गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? चाइना के अंदर एक पार्टी हुआ करती थी, सिंगल पार्टी रूल था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पे खाने की कमी आ रही है, तो वो गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है अगले इलेक्शन में भी वही जीतनी है। तो वो क्यों इतना ध्यान देगी लोगों की प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि उनको पता है कोई उनको सुनाने वाला नहीं है। लेकिन यही सेम सिचुएशन जब इंडिया में हुई थी, सेम टाइम पर इंडिया उस प्रॉब्लम से उभर गई थी, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको पता था कि लोग उनको बोलेंगे, लोग कंप्लेन करेंगे, और उन्हें सत्ता में बने रहना है तो लोगों के हित के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी होना बेटर है। डेमोक्रेसी जहाँ पे थी इंडिया में, उस कंट्री ने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को डील किया, पर चाइना इससे डील करने में फेल हो गया था। तो अब हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर फॉर्म इसीलिए है क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है। लोग जाके उनको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं कि आपकी वजह से ये गलत हो रहा है, गवर्नमेंट फिर उसमें सुधार करेगी। इसीलिए डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था लेवल्स होते हैं, तो हर लेवल पे डिस्कशन होते हैं। इसमें टाइम लगता है, लेकिन जो डिसीजन की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करती है ताकि डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट से डील किया जा सके। मतलब अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई मुद्दा हो रहा है, तो डेमोक्रेसी हर इंसान को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अगर हो भी जाए तो उनको सुलझा देती है जुडिशरी के माध्यम से। डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को एनहेंस करती है, मतलब उनको मान सम्मान दिलवाती है। अगर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो उनको न्याय दिलवाने का काम करती है। और डेमोक्रेसी बेटर है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का स्कोप होता है। जैसे आप किसी डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर को जाके बोलोगे, हिटलर को जाके क्या आप कंप्लेन कर सकते थे अगर उस टाइम पर होते? नहीं, वो आपको ख़त्म कर देता। लेकिन डेमोक्रेसी में आप जाके लीडर से कंप्लेन कर सकते हो, और डेमोक्रेसी में फिर उस लीडर को आपकी सुन के वो मिस्टेक उसकी करेक्ट करनी पड़ती है। यही होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फ़ायदा। हमारा होता है ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।